नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र पुस्तक का जो मॉडल पेपर नंबर 4 है उसको हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस मॉडल पेपर से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि रामायण है ये एक विशेष ग्रंथ का नाम है, और जहां पर भी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है वहां पर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा और सेना शब्द में संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूहवाचक संज्ञा। कक्षा और सेना शब्द से किसी समूह या समुदाय का यहाँ पर बोध होता है, इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल एक पद का नाम है जो पूरे वर्ग या जाति का बोध कराता है, और जहां पर भी किसी वर्ग या जाति का बोध होता है वहां पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? जो, कौन, वह क्या कोई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इसलिए इनमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मैं, तुम, वह सर्वनाम के किस भेद के उदाहरण हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मैं है ये वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। तुम, इसका प्रयोग श्रोता जो सुनने वाला होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वह है ये अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अदृश्य या अप्रोक्ष? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परोक्ष। जो आंखों के सामने हो वह प्रत्यक्ष होता है, और जो आंखों के सामने न हो उसके लिए हम या तो प्रोक्ष का उपयोग करते हैं या अप्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जो रास्ता दिखाता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है? राही, पथिक, मार्गदर्शक या गंतव्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्गदर्शक। रास्ता या मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे मार्गदर्शक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की क्या पहचान होती है? इसमें क्रिया के अंत में ता है आता है, ते हैं आते हैं या
ती है आता है, और इस वाक्य के अंत में क्या आया है? ता है आया है, जो कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह गया होगा वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के साथ होगा लगने से, इसमें क्या है? क्रिया के साथ होगा लगा है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ काम के होने में संदेह प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें संदिग्ध भूतकाल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यह किस काल का उदाहरण है? हेतु हेतुमत भविष्यकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल या आसन भूतकाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेतु हेतुमत भूतकाल। जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां पर हमेशा हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। यहाँ पर तुम पढ़ते तो, अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता, यहाँ पर एक क्रिया यहाँ पर दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसमें हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अली और आली का सही अर्थ क्या है? सखी, भोरा, भोरा या सखी, कली या सखी, भोरा या कली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो अली है इसका अर्थ होता है भोरा और आली का अर्थ होता है सखी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है या मुझको घर को जाना है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुझे घर जाना है। इसमें मेरे और मैंने ये सभी किस किस अशुद्धि है? ये सर्वनाम संबंधी इसमें अशुद्धि है, और इसमें मुझको ये सभी है सर्वनाम संबंधी इसमें अशुद्धि है। शुद्ध क्या होगा? मुझे घर जाना है, ये वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, वाक्य में क्या अशुद्धि है? सर्वनाम की, क्रिया की, पुनरुक्ति की या लिंग की? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनरुक्ति संबंधी इसमें अशुद्धि है। सज्जन का अर्थ ही सज्जन सत प्लस जन, यानी कि अच्छा मनुष्य। इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा मनुष्य। इसलिए यहाँ पर लोग शब्द आना क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति संबंधी दोष हो जाएगा। इसमें शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? सज्जन भलाई ही सोचते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर में अटका का क्या अर्थ है? एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना, ऊंचाई पर चढ़ना, यात्रा सफल होना या फल की प्राप्ति होना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम, विराग, नफरत या वैराग्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराग। अनुराग का सही विलोम क्या होगा? विराग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उदार शब्द का विलोम शब्द क्या है? दयालु, अनुदार, कठोर या निर्दयी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदार। उदार का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुदार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, मेघ, वारिस या नीरद? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारिस। वारिस है ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वारिस है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। जलद, मेघ और नीरद ये सभी बादल के पर्यायवाची है।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गुलाब, कमल, कल्पवृक्ष या केवड़ा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह क्या होगा? कमल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाणवाचक विशेषण। इस वाक्य में ये दूध है, दूध है, इसको क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। और बहुत है, बहुत क्या है? इसकी अनिश्चित मात्रा है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक में भी अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मूर्ख लड़का रो पड़ा, इस वाक्य में मूर्ख कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणबोधक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग और आकार आदि का बोध कराते हैं वहां पर हमेशा गुणवाचक विशेषण होता है। और मूर्ख है, ये उनके गुण या दोष का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदर पूर्वक, आदरणीय, आदरकारी या आदरत्वय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदरणीय। आदर है ये एक संज्ञा शब्द है और इससे बनने वाला विशेषण कौन सा होगा? वह होगा आदरणीय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अक्षय, त्रय, ज्य और श्रेय को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या उष्ण व्यंजन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से होता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, स, है, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स है। ये सभी उष्ण व्यंजन है। उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है, उनको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सघोष कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उनको हम सघोष कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन सा होता है? ये सघोष होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सारंग शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? हिरण, सिंह, गधा या मोर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गधा है, ये सारंग का अर्थ नहीं है। हिरण, सिंह और मोर इन तीनों के अर्थ को सारंग कहते हैं, यानी कि हिरण को भी सारंग कहते हैं, सिंह को भी सारंग कहते हैं और मोर को भी सारंग कहते हैं, लेकिन गधे को सारंग नहीं कहते हैं। इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? धूरी, चावल, रथ या किरण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धूरी। धूरी है, इसको हम अक्ष कहते हैं। इसके अलावा धूरी के एक तो धूरी हो गया, इसके अलावा आंख और चौपड़ के जो पासे होते हैं, चौपड़ का पासा, उसको भी अक्ष
कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जल का सही समानार्थी शब्द चुनिए। अनल, सलील, अनिल, समीर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सलील। सलील है ये जल का ही समानार्थी शब्द है। जल के सलील के अलावा नीर, अंबु, तोय, ये सभी भी जल के समानार्थी शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गज का समानार्थी शब्द क्या होगा? घोड़ा, हाथी, सिंह या हिरण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी। गज, कुंजर और मातंग, ये सभी हाथी के समानार्थी शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलौकिक। अलौकिक ऐसे लिखा जाता है, ल पर 2 मात्राएं आएंगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और इसमें जो की मात्रा है ये छोटी आएगी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सु में आएगी छोटी मात्रा और श्रु में आएगी बड़ी मात्रा और सा षटकोण वाला आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वहां बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुए दिखाई दिए। वहां बहुत से पशु और पक्षी चरते हुए दिखाई दिए। पशु और पक्षी वहां उड़ते और चरते दिखाई दिए। बहुत से पशु पक्षी वहां दिखाई दिए चरते उड़ते। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहां बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुए दिखाई दिए। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, क्योंकि जो पशु होते हैं वे चरते हैं और पक्षी है वे क्या करते हैं, उड़ते हैं। ये दोनों अलग अलग क्रियाएं करते हैं और यहाँ पर इन दोनों की क्रियाएं वह अलग अलग रूप से दिखाई गई है, इसलिए ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध लेखक थी। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी। कवयित्री महादेवी वर्मा प्रसिद्ध थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। ये जो वाक्य है पूर्ण रूप से शुद्ध है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनके लिए कवयित्री शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो पुरुष होते हैं उनके लिए कवि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना का क्या अर्थ है? लोहे की चीजें खाना, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना या कठिन कार्य करना, भूखा रहना या व्यायाम करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना या कठिन कार्य करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जड़ शब्द का सही विलोम क्या होगा? पेड़, तना, चेतन या मूर्ख। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेतन। जड़ का अर्थ होता है निर्जीव और चेतन का अर्थ होता है सजीव, इसलिए जड़ का सही विलोम शब्द क्या होगा? चेतन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। त्रिफला का सही समास विग्रह क्या होगा? 3 फलों का समूह है, ये इसका सही समास विग्रह होगा। और इसका जो पहला पद है, यानी कि ये जो पहला पद है ये क्या है? संख्यावाची होता है। और जिस समासी पद का पहला पद संख्यावाची होता है उसमें हमेशा द्विगु समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, पाप मुक्त शब्द में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान तत्पुरुष। पाप मुक्त का सही समास विग्रह क्या होगा? पाप से मुक्त, यानी कि यहाँ पर अलग होने का भाव हो रहा है, और जहां पर भी अलग होने का बोध होता है वहां पर हमेशा अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आमरण शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास या कर्मधारय समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययभावी समास। आमरण का सही समास विग्रह क्या होगा? मरण तक, इसका सही समास विग्रह होगा। और आमरण में जो पहला पद इसमें आ है ये क्या है? अव्ययी है। और जिस समासिक पद का पहला पद अव्ययी होता है वहां पर हमेशा अव्ययी समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। घनश्याम का सही समास विग्रह क्या होगा? घन के समान श्याम, यानी कि काला या कृष्ण। अब देखो, इसमें घनश्याम में कर्मधारय समास भी है और कौन सा? बहुवीर्य समास भी है। यहाँ पर ऑप्शन में बहुवीर्य समास नहीं दे रखा है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पर घन की जो घन यानी कि बादल होता है, बादल की तुलना काले से की जा रही है। जहाँ पर भी विशेषण और विशेषण का संबंध बताया जाता है वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुवीर्य समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुवीर्य समास। चतुरानन का सही समास विग्रह क्या होगा? चार है आनंद। आनंद यानी क्या होता है? आनंद यानी होता है मुख जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं वहां पर हमेशा बहुवीर्य समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। लाभ हानि का सही समास विग्रह क्या होगा? लाभ या हानि। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच योजक चिन्ह या तो या हो या फिर और हो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सदाचार शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। सदाधन आचार, सतधन आचार, सदधन आचार, सचधन आचार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत धन आचार। इसका सही संधि विच्छेद होगा। और सदाचार में कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि वर्ग के पहले वर्ण, यानी ये वर्ग का पहला वर्ण यानी कि तय है, उसके बाद कोई भी स्वर हो तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये तय किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे यानी कि द में। तो ये क्या बनना चाहेगा? सदाचार्य बन जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तपोवन शब्द में कौन सी संधि मौजूद है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि है तपोवन में। तपोवन का सही समास विग्रह क्या होगा? तपः धन वन, इसका सही संधि विच्छेद होगा। और विसर्ग संधि के नियम के अनुसार विसर्ग से ठीक पहले क्या हो? अ हो, और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा
पांचवा या फिर यह रह ले वह हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वह है। अगर ये हो तो ये किस में बदल जाएगा, ये ओ में बदल जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। निर्धन आशा, निराधन आशा, निधन आशा या निधन आशा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निधन आशा। निराशा का सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि के नियम के अनुसार, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार अगर विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, दूसरा स्वर यहाँ पर क्या है, न है, और उसके बाद कोई भी स्वर हो तो ये क्या हो जाता है, तो ये जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये रे, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा निराशा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, दृढ़ संधि, यण संधि या अयादि संधि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यण संधि है। अन्वेषण में कौन सी संधि है, इसमें यण संधि है। और इसका अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अनु धन एषण। इसका सही संधि विच्छेद होगा, जहां अनु से निकलेगा उ, रेषण से निकलेगा ए, और ये क्या बनाएगा वे, तो ये क्या बन जाएगा अन्वेषण। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यण संधि है इसमें। अगला क्वेश्चन है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उल्धन लाश, उड़धन लाश, उल्धन लाश या उत्धन लाश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्धन लाश। इसका सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि तय या द के बाद ल आए तो ये क्या बन जाएगा, तय या द का क्या बन जाएगा, ये ल आधा ल बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उल्लास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निस्तेज शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या वर्धी संधि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। निस्तेज में कौन सी संधि है, इसमें होगी विसर्ग संधि। और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, निह धन तेज, इसका सही संधि विच्छेद होगा। और विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद तय या थ आई, तय विसर्ग के बाद क्या है, तय या थ आई, यहाँ पर क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, इसका आधा स बन जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कौन सी संधि है निस्तेज में, इसमें विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है, शाश्वत, अल्प, क्षय या दीर्घ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाश्वत। क्षणिक का अर्थ होता है जो पल भर के लिए रहने वाला होता है, उसके लिए क्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और शाश्वत क्या होता है, जो हमेशा यानी कि सदा रहे, उसके लिए शाश्वत का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से षष्ठी का सही विलोम शब्द चुनिए, विनाश, निर्माण, प्रलय या अंत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रलय। षष्ठी का अर्थ होता है निर्माण या फिर रचना। और प्रलय का अर्थ क्या होता है, सब कुछ नष्ट होना। तो षष्ठी का सही विलोम हो जाएगा प्रलय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, सरिता, तरणी, तटनी या तरंगिनी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरणी है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरणी है ये किसका है, ये है सूर्य का पर्यायवाची है। अगर यही माता तरणी में बड़ी होती तो ये नाव का पर्यायवाची शब्द बन जाता।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विहक शब्द किसका पर्यायवाची है? आकाश का, वायु का, पक्षी का या बाण का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी का। विहक है ये, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किलों का सिरमौर कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? मंडल, नाथा और पोमा, जेता, नापा, पोमा और पुंजा, लालचंद उस्ताद, दीपक और विद्याधर भट्टाचार्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेता, नापा, पोमा और पुंजा विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय की स्मृति में भगवान विष्णु को समर्पित 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और मंडल है कुंभलगढ़ गुरु के प्रमुख शिल्पी थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी महाराज की घोड़ी का क्या नाम था उन्होंने देवलचारनी से प्राप्त किया था? लिल्लन, केसर कालमी, नीली घोड़ी, किरण काबरा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसर कालमी। जो लोक देवता पाबूजी महाराज हैं उनकी जो घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी है। और ये केसर कालमी पाबूजी महाराज ने देवलचारनी से प्राप्त की थी। और ये लिल्लन है, ये तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम है। और किरण काबरा है, ये मेहाजी मांगलिया ये घोड़े का नाम है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विवाह के समय पर वर पक्ष की ओर से वधू के लिए जो कपड़े, गहने और श्रृंगार का सामान भेजा जाता है उसे राजस्थान संस्कृति में क्या कहते हैं? सामेला, बडार, मोसर या बरी पडला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरी पडला। विवाह के समय वर पक्ष यानी दूल्हे के परिवार के द्वारा वधू के लिए जो भी कपड़े, गहने और श्रृंगार का सामान भेजा जाता है उन्हें राजस्थान संस्कृति में बरी पडला कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा सिर पर इंडोनी और उस पर पीतल का घड़ा रखकर गतिशील के साथ किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? रतवई नृत्य, बम नृत्य, रणबाजा नृत्य या चरी नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतवई नृत्य। रतवई नृत्य है ये अलवर क्षेत्र की मेव महिला द्वारा किया जाता है और इसमें सिर पर एक तो इंडोनी लिया जाता है और उस इंडोनी पर पीतल का घड़ा रखकर गतिशीलता के साथ किया जाने वाला ये लोक नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल जी के विश्राम स्थल या दादू पंथ जी संप्रदाय के लोग बैठकर सत्संग यानी धार्मिक चर्चा करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? समाधि स्थल, अलख दरीबा, ओरन या थान? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलख दरीबा कहा जाता है, जहां पर दादू दयाल जी के विश्राम स्थल यानी कि संप्रदाय के लोग सत्संग या धार्मिक जो चर्चा करते हैं वहां पर जो बैठने की जो स्थान होता है उसको अल दरीबा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ स्कूल की प्रसिद्ध चावड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत प्रसिद्ध चित्र रागमाला जो कि 1605 ईस्वी में चित्रित किया गया था किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था? साहिबदीन, मनोहर, निसारुद्दीन या निहालचंद? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निसारुद्दीन या इनका दूसरा नाम क्या है? निसारुद्दीन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निसारुद्दीन के द्वारा रागमाला चित्रित की गई थी। कब की गई थी? 1605 ईस्वी में। और ये मेवाड़ स्कूल की प्रसिद्ध चावड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा नाक में पहने जाने वाला वह प्रसिद्ध आभूषण कौन सा है जो गोल चक्कर के आकार में होता है और अक्सर उस पर छोटा तोता या मोर बना होता है? नथ या बारी, चूप,
कंदोरा क्या झेला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नथ या बारी, जो कि नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, जो कि एक गोल चक्कर के आकार में होता है और इस पर छोटा तोता या मोर बना होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, होली के अवसर पर नाथद्वारा, जो कि राजसमंद में स्थित है, के श्रीनाथ जी के मंदिर में 7 दिनों तक खेले जाने वाला वह प्रसिद्ध लोक नाट्य या नृत्य कौन सा है, जिसमें गोप और गोपी का स्वंग रचा जाता है? गिद्ध नृत्य, बिंदोरी नृत्य, खारी नृत्य या डांग नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य है, ये होली के अवसर पर किया जाता है और ये श्रीनाथ जी के मंदिर में 7 दिन तक खेले जाने वाला लोक नाट्य या लोक नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इस नृत्य में गोप गोपी का स्वांग रचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी अंचल यानी कि सिक्कर झुंझुनू के प्रसिद्ध लोक देवता डूंगर जी और जौहर जी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने गोवंश की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया था, क्योंकि वे अमीरों और अंग्रेजों की छावनियों को लूटकर धन गरीबों में बांट देते थे, क्योंकि उन्होंने सांप के डंक से हजारों ग्रामीणों की रक्षा की थी, क्योंकि वे महान शास्त्रीय संगीतज्ञ थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो डूंगर जी और जोहार जी है, ये अमीरों और अंग्रेजों की छावनी को लूटकर जो धन है वे गरीबों में बांट देते थे, इसलिए उनको शेखावाटी आंचल यानी कि सिक्कर झुंझुनू में पूजा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर कत्थई, लाल और नीले रंग से ज्यामितीय आकृतियों की छपाई करने की वह प्रसिद्ध कला कौन सी है, जिसके लिए बाड़मेर का क्षेत्र पूरे विश्व में जाना जाता है? बंदेज कला, दाबू प्रिंट, उस्ता कला या अजरक प्रिंट? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट में कपड़े पर कत्थई, लाल और नीले रंग की क्या बनाई जाती है? ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती है और ये अजरक प्रिंट है, ये बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक देवी सकराई माता, जिसे शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है, का मुख्य मंदिर झुंझुनू के उदयपुर वाटी की पहाड़ियों में स्थित है। इन्हें किस समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है? ओसवाल समाज की देवी, खंडेलवाल समाज की या अग्रवाल समाज की या बिश्नोई समाज की? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खंडेलवाल समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है सकराई माता। और सकराई माता का जो मंदिर है ये झुंझुनू के उदयपुर वाटी की पहाड़ियों में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित वह कौन सा महल है जिनकी दीवारों पर सोने की निकासी और अनूठी चित्रकारी की गई है और इसका निर्माण महाराजा गज सिंह के काल में हुआ था? अनूप महल, बादल महल, फूल महल या चंद्र महल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनूप महल। अनूप महल है, ये जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है और अनूप महल में सोने की निकासी की अनूठी चित्रकारी की गई है और अनूप महल का निर्माण है ये महाराजा गज सिंह के काल में इसका निर्माण किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर अंचल में भाद्रपद मास की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला भरता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण 13 ताले नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील जनजाति की, कालबेलिया जाति की, कम्मर जाति की महिलाएं या गुज्जर जाति की महिलाएं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामर जाति की महिला द्वारा किया जाता है 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य है ये बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला विशेष नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी रीति रिवाज के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद पहली बार कुआं पूजन की रस्म यानी कि जलवा पूजन के समय जच्चा यानी कि माता को पीहर पक्ष की ओर से दी जाने वाली विशेष ओढ़नी को क्या कहते हैं? पोंचा, लहरिया, चुनरी या मोठड़ा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोंचा है। पोंचा है ये बच्चे के जन्म के बाद पहली बार जब महिला कुआं पूजन करती है तो उस समय पीहर पक्ष के द्वारा एक ओढ़नी लाई जाती है जो पोंचा कहलाता है और ये उस समय पहना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के मांड गायकों द्वारा गाए जाने वाले सुप्रसिद्ध गीत केसरिया बालम आओ नी पधारे मारे देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा गाया गया था? बन्नो बेगम, गौरी देवी, मांगी बाई या इल्ला जिलाई बाई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्ला जिलाई बाई के द्वारा केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया था। और इल्ला जिलाई बाई है ये एक मांड गायिका है, मांड गायिका है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संत जसनाथ जी महाराज ने कत्तरेसर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के नियमों और मान्यताओं के अनुसार किस वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना जाता है? खेजड़ी के वृक्ष को, जाल के वृक्ष को, पीपल वृक्ष को, नीम के वृक्ष को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाल के वृक्ष को। जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वे इसे सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। और जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने बीकानेर कतरेसर में की थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक राजस्थानी आभूषणों में हसली शरीर के किस हिस्से में पहने जाने वाला एक मुख्य आभूषण है? गले में, कमर में, सिर पर, पैर की उंगली में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गले में पहने जाने वाला एक विशेष आभूषण है वह है हसली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी अंचल का वह सुप्रसिद्ध व्यवसायिकी लोक नृत्य कौन सा है जिसमें कलाकार बांस की घोड़ी कमर पर बांधकर लूर और पैंतरे बदलने का सुंदर प्रदर्शन करते हैं? कच्छी घोड़ी नृत्य, गिरधर नृत्य, चंग नृत्य या डफ नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य है ये शेखावाटी अंचल का एक सुप्रसिद्ध व्यवसायिकी नृत्य है जिसमें कलाकार बांस की घोड़ी को कमर पर बांधकर लूर और पैंतरे बदलने का सुदर्शन प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं इस किले को चुनूंगा? कुंभलगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का मुख्य निर्वाण स्थल जहां उन्हें सर्पदंश के कारण वीर गति प्राप्त हुई थी सुरसुरा किस जिले में स्थित है? नागौर, अजमेर, जोधपुर या टोंक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर में स्थित है सुरसुरा। और ये सुरसुरा क्या है, यहाँ पर ही वीर तेजाजी महाराज को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोटा और बूंदी जिसे हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं कि प्रसिद्ध कोटा डोरिया यानी कि मलमल की जो साड़ियाँ होती हैं बनाने के लिए मैसूर कर्नाटक से बुनकरों को लाने वाले कोटा के प्रसिद्ध दीवान कौन थे? जालिम सिंह झाला, माधव सिंह, गुमान सिंह या राम सिंह द्वितीय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जालिम सिंह झाला के द्वारा ये जो कोटा डोरिया के जो बुनकर थे उनको कोटा में लाने का श्रेय प्राप्त है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये जो बुनकर है ये मैसूर कोटा से कर्नाटक से लाई गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ क्षेत्र की लोक संस्कृति में कुकरी की रस्म का संबंध किस विशेष समुदाय या जनजाति से है जो विवाह से जुड़ी हुई है? सासी जनजाति से, कंजर जनजाति से, भील जनजाति से या गरासिया जनजाति से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सासी जनजाति से संबंधित है कुकड़ी की रस्म। और कुकड़ी की रस्म है ये विवाह से जुड़ी हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली के अंतर्गत साहिब राम नामक चित्रकार एक अनूठी विद्या और शैली के चित्रों को बनाने के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए। आदम का विधि चित्र, केवल पशु पक्षियों के लघु चित्र, शिकार के हिंसक दृश्य या सोने चांदी की साई से धार्मिक चित्र? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदमकम भित्ति चित्र के चित्रों के बनाने के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए
साहिब्राम, और साहिब्राम है ये जयपुर चित्रकला शैली के अंतर्गत आने वाले चित्रकार है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध लोक नाट्यकार परशुराम भार्गव का संबंध राजस्थान के किस लोक नाट्य से है जिसे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित कर चुके हैं? तमाशा लोक नाट्य, बहुरूपिया कला, नौटंकी या ख्याल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार है परशुराम भार्गव, जिनको वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शित कर चुके हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक राजस्थानी आभूषणों के अंतर्गत मुर्किया और लौंग पुरुषों द्वारा शरीर के किस हिस्से में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण हैं? कलाई में, गले में, कान में, पैर के अंगूठे में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कान में पहने जाने वाले आभूषण है मुर्किया और लौंग। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोटा अंचल के सुप्रसिद्ध लोक नाट्य कन्हैया ख्याल में जो मुख्य कहानी या प्रसंग मंच पर प्रस्तुत किया जाता है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मीडिया, दंगल, कहन या उस्ताद? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो कन्हैया ख्याल में जो मुख्य कहानी या प्रसंग मंच पर प्रस्तुत किया जाता है उसे स्थानीय भाषा में कहन कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो कन्हैया ख्याल है ये मुख्य रूप से कोटा अंचल में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ स्कूल की प्रसिद्ध घाणेराव उपशैली के अंतर्गत चित्रों में मुख्य रूप से किस पशु की बहुलता और अत्यंत सजीवता के साथ चित्रित किया गया है? हाथी, कुत्ता, ऊंट या हिरण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुत्ते का जो चित्र है ये बहुलता से और अत्यंत सजीवता के साथ किया गया है। किसमें किया गया है? तो मारवाड़ स्कूल की जो प्रसिद्ध उपशैली है घाणेराव उपशैली, इसके अंतर्गत किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक राजस्थानी आभूषणों के अंतर्गत गोरबंद मुख्य रूप से किसका श्रृंगारिक आभूषण है जिस पर मरुस्थल में लोकगीत भी गाए जाते हैं? ऊंट के गले का आभूषण, महिलाओं के पैर का आभूषण, घोड़े के सिर का आभूषण या विवाहित महिलाओं के बाजू का आभूषण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हेड लेफ्ट, किसका प्रयोग होगा? हेड लेफ्ट का इसमें प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि भूतकाल यानी कि इसमें पास्ट में जो दो कार्य एक के बाद एक समाप्त होते हैं तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसलिए इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब यू ड्राइव फास्ट बिकॉज द रोड इज वेरी स्लिपरी। मस्ट नॉट, शुड, नीड नॉट या कैन नॉट? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मस्ट नॉट। सख्त निषेध या सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी जो सलाह होती है उसके लिए हमेशा मस्ट नोट का प्रयोग किया जाता है। इसका इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा सड़क पर बहुत फिसलन है इसलिए गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, यानी कि इसमें निषेध, सख्त निषेध बता रहे हैं, इसलिए इसमें मस्ट नोट का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल ही इज हॉर्नेबल मैन हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन। क्यों होगा? क्योंकि यह हॉर्नेबल है, इसमें जो एच है ये क्या है? साइलेंट है, लेकिन इसका उच्चारण करते समय किसका उच्चारण होता है? इसमें होता है आ का उच्चारण होता है जो कि एक वोवल साउंड है। क्या है? वोवल साउंड है, और वोवल साउंड से पहले हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
rearrange the segment PQRS form a grammatically correct sentence। ये एक सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको ग्रामरली करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा इसमें आर, सी वेंट, क्या आएगा सी वेंट। उसके बाद में आएगा पी, टू द लाइब्रेरी। उसके बाद आएगा क्यू, टू बोरो। और उसके बाद आएगा एस यानी कि सम बुक। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह कुछ किताबें उधार लेने के लिए पुस्तकालय गई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। What is the correct synonym of the word fragile? फ्रेजाइल का अर्थ क्या होता है, फ्रेजाइल का अर्थ होता है नाजुक। और इसको आपको सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम क्या होगा, ये होगा डेलिकेटेड। और इसका भी अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है नाजुक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का अर्थ क्या होता है, जेनरस का अर्थ होता है उदार, दानी या बड़े दिल वाला। तो इसमें आपका एंटोनिम यानी कि विलोम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सेल्फिश। सेल्फिश का अर्थ क्या होता है, स्वार्थी, कंजूस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स पेरेंट्स इन द मीटिंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा, जब दो कर्ता है वह सब्जेक्ट नाइदर और नोर से जुड़े होते हैं तो क्रिया हमेशा अपने सबसे पास वाले कर्ता के अनुसार लगती है। और यहाँ सबसे पास क्रिया कौन सी है, द स्टूडेंट है, जो कि बहुवचन यानी कि प्लूरल में है, इसलिए इसमें आर का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म। ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, जब दो नाउन क्या है, ब्रेड और बटर, किससे जुड़े होते हैं, ये एंड से जुड़े होते हैं, तो वे मिलकर एक ही विचार वस्तु या भोजन को व्यक्त करती है। तो उनके साथ हमेशा एक वचन क्रिया इज के साथ इसमें प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ द नाउन नन। नन का क्या होता है, नन का अर्थ होता है सन्यासी। इसका आपको पुल्लिंग बताना है, क्या होगा, वह होगा मंक। और मंक क्या होता है, ये मंक होता है सन्यासी। सॉरी, नन होता है ये क्या होता है, ये सन्यासिनी, सन्यासिनी। और मंक होता है, ये होता है सन्यासी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ टिमिड। टिमिड का क्या होता है, टिमिड का अर्थ होता है डरपोक। तो इसका सही एंटोनिम यानी कि विलोम क्या होगा, वह होगा बोल्ड। बोल्ड होगा या होगा ब्रेव, जिसका अर्थ होता है बहादुर या साहसी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है, सर्वज्ञ, बहुज्ञ, विज्ञ या अज्ञ। होमवर्क है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना है। आपका कमेंट मैं देखूंगी और उसका आपको सही आंसर क्या होगा या आपका सही है, ये मैं आपको कमेंट करके बता दूंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।